Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing to this channel and press the bell icon to get notifications timely. इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करूंगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। एडीएजी ग्रुप की तरफ से रिस्पॉन्ड आ चुका है उस मुद्दे के ऊपर जिस मुद्दे को तीन बैंक्स ने यानी यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन तीनों ने आरकॉम और इसकी यूनिट्स को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया था कि अकाउंट को बेसिकली फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया था। उसको लेकर के रिलायंस एडीएजी ग्रुप यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की तरफ से रिस्पॉन्ड किया गया है और जो जवाब मिला है रिस्पॉन्ड में, सच बता रहा हूँ, आप सुनने के बाद हैरान हो जाओगे, माथा पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि जिस तरीके से जवाब दिया है उतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता यार। गिरगिट जानते होगे अपना रंग बदलता है अपनी सुरक्षा के लिए जब उसको ज़रूरत पड़ती है, और इसने अपनी सुरक्षा के लिए जैसे रंग बदला है, माय गॉड, सर पकड़ के बैठ जाने वाले जवाब अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अभी यहाँ पे 12:17 के स्टेटस को शेयर करना चाहूँगा। आरकॉम के अंदर अभी क्या चल रहा है। अभी करंटली अगर आप देखें तो 2.00 की ओपन प्राइस के बाद 2.00 से 2.05 के बीच में ट्रेड हो रहा है। 2.00 का लो और 2.05 का हाई। आज के दिन का लोअर सर्किट एंड लगा था 1.95 का और अपर सर्किट एंड 2.15 का लगा था। आपको बताना चाहूँगा 52 वीक लो है 0.60 और 52 वीक हाई है 3.45। मार्केट कैप अगर आप देखें तो आरकॉम की बढ़ के हो चुकी है 553.11 करोड़। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा स्टॉक वैसे वैसे इसकी मार्केट कैप बढ़ती जाएगी। 47,44,233 ये अभी तक का टोटल वॉल्यूम है एनएससी के ऊपर। वहीं बीएससी के ऊपर आप देखें तो 2.01 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि अगर आप देखें तो 17,89,752 टोटल वॉल्यूम के साथ अभी तक बना हुआ है। 46% अभी भी क्वांटिटीज़ पेंडिंग में है सेलिंग साइड पे और 54% टोटल क्वांटिटीज़ अभी भी पेंडिंग में है बाइंग साइड पे। अभी भी देखा जाए तो बीएससी पे बुलिश जो है माहौल है, या फिर ये कोई यूँ समझिए कि बुल्स अभी यहाँ पे डोमिनेंट है। वहीं एनएससी के ऊपर अभी देखें तो सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक दिख रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्राइस ऊपर है जिसकी वजह से वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं। तो अब बात करते हैं कि एडीएजी ग्रुप की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड किया गया है। देखें यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, रिलायंस ग्रुप सेज एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड अनजस्टिफाइड एंड अनवारंटेड। मतलब ये है कि रिलायंस ग्रुप ये कहना चाह रहा है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इन तीनों बैंक्स के थ्रू इस कंपनी और इसके यूनिट्स के ऊपर, वो बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड है, यानी नाजायज़ है, गलत है, सही नहीं है, फ्रॉड है। यानी एलिगेशंस को इन्होंने फ्रॉड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको समझाना चाहूँगा पहले इस आर्टिकल के लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा। इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल है और वेनेसडे के दिन यानी कल के दिन यानी 30th दिसंबर 2020 को रिलायंस एडीएजी ग्रुप की तरफ से ये बातें बताई गई। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है और आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस एडीएजी ग्रुप ने कहा है कि सर्टेन जो बैंक्स हैं, इन बैंक्स का नाम आपको ऑलरेडी पता है, यूबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये इनके डिफंक्ट टेलीकॉम, इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, डिफंक्ट, मतलब कि वो कंपनी जो मर चुकी है, राइट। ये एडीएजी ग्रुप की तरफ से बताया गया कि जो कंपनी फंक्शन नहीं कर रही है उसके अकाउंट को और उसकी यूनिट्स के अकाउंट को जिन लोगों ने फ्रॉड घोषित किया है या डिक्लेयर किया है वो बिल्कुल भी गलत है, अनजस्टिफाइड है, जस्टिफाइड नहीं है, अनवारंटेड है, राइट। और यहाँ पे ये चीज़ भी इन्होंने बताई कि जो ये रिपोर्ट्स हैं सोशल मीडिया पे कि आरकॉम और इसकी यूनिट्स जो हैं लेंडर्स को 86,188 करोड़ रुपए की देनदारी बनती है, या ऐसे समझिए कि आरकॉम और इसकी यूनिट्स जो हैं लेंडर्स
जो लेंडर्स हैं उनके पास 86,188 करोड़ का डेट है आरकॉम और उसकी यूनिट्स का। ठीक है, यानी आरकॉम कहना चाह रहा है, एडीएजी ग्रुप कहना चाह रहा है कि 86,188 करोड़ का डेट नहीं है, 26,000 करोड़ का डेट है। एडीएजी ग्रुप की तरफ से बात बताई गई। ठीक है, और इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का टोटल मिला करके एडीएजी ग्रुप कह रहा है कि 26,000 करोड़ का डेट है, 86,188 करोड़ का डेट नहीं है। देखा आपने कितना सरेआम झूठ बोल रहा है ये बंदा। मतलब क्या यार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास हेयर कटिंग के बाद 26,000 करोड़ का डेट बना था। हेयर कटिंग से पहले का डेट नहीं बताओगे, छुपाओगे? कितना छुपाओगे यार? और आपको बताना चाहूँगा फर्दर जो है यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट जो डायरेक्शन दिया था उसको भी इन्होंने अपने कोर्ट में मेंशन करते हुए बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट मीनवाइल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है कि जो भी सिचुएशन है उसको अबेयंस मतलब कि क्यूओ स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, यानी जैसी चीज़ें हैं वैसे ही बने रहने दो, ना इधर ना उधर, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर जो है सब जुडिस है। ठीक है, और यहाँ पे जो एडीएजी ग्रुप की तरफ से जो ये जो कमेंट आया है ये बिल्कुल उसी के बाद आया है जब एसबीआई, आईओबी और यूबीआई तीनों ने इनके अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था। और ऐसा माना जा रहा है कि जो लेंडर्स हैं वो एक डीपर प्रोब शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि स्टेटस क्यू को मेंटेन करके रखा जाए अंटिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच इज़ 13 जनवरी। आपको 13 जनवरी तक का इंतज़ार करना होगा। देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या आगे बताता है। और इन बीच में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसा विश्वास किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है यहाँ पे रिलायंस एडीएजी ग्रुप की तरफ से अनिल धीरूभाई अंबानी शायद गुपचुप तरीके से इस दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने एंट्री करी है, और किसी तरीके से आई थिंक ये जो क्लासिफिकेशन है बैंकिंग सेक्टर का, तीनों बैंक्स का, इनकी यूनिट, इनकी कंपनी और उनकी यूनिट्स के अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करने का, इसको लग रहा है इन्होंने चैलेंज भी किया है, जिसको सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि ये स्टेटस क्यूओ को मेंटेन करके रखा जाए और किसी भी तरीके का कोई भी करेक्टिव एक्शन ना लिया जाए टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो कि 13 जनवरी डिसाइड कर दी गई। इससे पहले ये बात नहीं पता थी, राइट? तो लग रहा है ऐसा देख करके कि एडीएजी ग्रुप, रिलायंस धीरूभाई अंबानी, ये अनिल धीरूभाई अंबानी जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट से इनका कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि इससे पहले चाइनीज़ बैंक्स जब पीछे लगे थे तब भी ये दिल्ली हाई कोर्ट में जा करके उसको भी इधर उधर करवा दिया था, है ना? ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने आपको बताए हैं जब ये अनिल धीरूभाई अंबानी जा करके दिल्ली हाई कोर्ट में कहीं न कहीं से अपने बचाव में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, और इस बार भी ऐसा हुआ। और देखते हैं कि 13 जनवरी को क्या निकल के आता है सामने। UVARC, आपको पता है ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। यही है कंपनी जो सबसे ज़्यादा बिडर्स में सबसे ज़्यादा आगे है, और आरकॉम और इसकी यूनिट रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के एसेट्स को एक्वायर कर सकती है, पिकअप कर सकती है इन दोनों को। और इससे पहले एक और यूनिट है रिलायंस कम्युनिकेशन की, जो कि है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, उसके एसेट्स को उसके एसेट्स को रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जो है एक्वायर करेगा, टेक ओवर करेगा, क्योंकि उसको NCLT मुंबई बेंच ने अप्रूवल दे दिया है, राइट? तो अभी इसकी 2 यूनिट्स बची हैं, आरकॉम इटसेल्फ और उसकी एक यूनिट रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। दोनों जो है UVARC के खाते में मोस्ट प्रोबेबली जाने वाली हैं। सिर्फ उसकी हियरिंग बची है, रिजोल्यूशन अप्रूवल मिलना बेसिकली बचा है NCLT मुंबई बेंच की तरफ से। उससे पहले
दिल्ली हाई कोर्ट का क्या जवाब निकल के आता है इन तीनों कंपनीज़ के अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर करने को लेकर के, राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा देखना, और लेट्स सी कि क्या आता है। लेकिन यहाँ पे जो भी है, रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी यानी एडीएजी ग्रुप की तरफ से जो बातें बताई गई हैं रिस्पॉन्स में, ये वाकई में चौंका देने वाली हैं यार। आप खुद सोचो, 26,000 करोड़ रुपए का डेट, 86,188 करोड़ से 26,000 करोड़ का डेट। और इसके अलावा एक चीज़ तो इन्होंने और बताई नहीं, गवर्नमेंट को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रूप में जो ड्यूज़ चाहिए थे वो कहाँ चले गए। 25 से 26,000 रुपये के करोड़ के आसपास तो वो भी है, उसको तो इन्होंने मेंशन नहीं किया। मतलब इनके अंदर इतना गट नहीं है कि ये सच्चाई बता पाएँ, क्योंकि जो आदमी ने खुद डूब चुका है और दूसरे को डुबा चुका है, बैंकिंग सेक्टर की ऐसी हालत तो विजय माल्या और नीरव मोदी ने भी नहीं करी होगी, राइट। तो मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये तो विजय माल्या का बाप निकला। मेरे हिसाब से बिल्कुल ये बात फिट बैठती है, राइट। विजय माल्या 9,000 और नीरव मोदी 7,000 करोड़ के आसपास का घपला करके बैठे हैं। ये तो सीधे 1 लाख से भी ज़्यादा, मैंने आपको सम करके बताया था, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इनका टोटल सम बनता है, जो कि वाकई में एक चौंका देने वाली बात है और बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाली बात है दोनों के लिए, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों चाहे बैंक्स हों, लेंडर्स। Okay, so this is all about this video guys. I hope you like this small video, a small analysis through this, and if you liked it, please give a thumbs up to this and share this video to all of your friends who are in your contact and who are related with RCOM anyhow। अगर आप किसी तरीके से फंस चुके हो, आप इन बातों को सुनिए, समझिए और जांचिए, आपको हर एक अपडेट मिलती है, आपको पता चलता रहेगा कि इसके अंदर कब क्या हो रहा है, कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होगी, राइट। और आपकी जान पहचान में कोई नया है जो आप जानते हो जिनको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, इन केस अगर वो फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आना चाहता है, उसको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना ज़रूरी होता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्लेटफॉर्म to do trading as well as investment. So take care of yourself guys, see you next time in next video. Thank you very much.